एक दिन मिडिल क्लास बहुरानी अनामिका सोमवार के बाजार में जाके हाथ में थैला लेकर घूम रही होती है। सिर्फ एक इंसान की कमाई पे इस तरह से जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। कम से कम मैं अगर काम पे जाती हूँ तो मेरे पति को पैसे कमाने में थोड़ी मदद हो जाएगी, लेकिन मेरे बुजुर्ग सास ससुर का मुझे देखभाल करना है और मेरी बेटी भव्या जो स्कूल जाती है उसको भी नहीं छोड़ना है। यही तो है मिडिल क्लास मेंटालिटी। फिर कहाँ पे कम भाव में सामान मिलेगा, ये सोचते सोचते वो रास्ते से चलते हुए जाती है। बिल्कुल उसी वक्त 6 साल की भावना अपनी सहेली रोजी के साथ स्कूल में स्किपिंग खेल रही होती है। वहाँ पे रोजी गिनती करती है। भव्या, भव्या, तुम जीत गई। चलो मैं तुम्हें मैगी खरीद देती हूँ, अब तुम रुक जाओ। उसकी बातें बिना सुने ही भव्या स्किपिंग खेलती रही। थोड़ी देर के बाद अचानक से भव्या के नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर रोजी वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। भव्या के नाक से खून बहे जा रहा था। रोजी भागते हुए टीचर मेघना के पास जाकर उन्हें लेकर आती है और भव्या को दिखाती है। टीचर जल्दी से अनामिका को फोन लगाती है। फोन की घंटी बजने पे अनामिका फोन उठाती है। हेलो, कौन? मेरा नाम मेघना है, मैं भव्या के स्कूल की टीचर हूँ। भव्या के नाक से बहुत खून बह रहा है। ये सुनते ही अनामिका बहुत घबरा जाती है। अरे टीचर, अभी भव्या कैसी है? अभी वो ठीक है अनामिका जी, आप स्कूल आके उसे अपने साथ घर ले जाइए। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। इस तरह कहकर वो ऑटो में बैठ के मार्केट से सीधा स्कूल के लिए रवाना हो जाती है। फिर वो स्कूल पहुँच जाती है। अपनी बेटी को लेने के लिए वो प्रिंसिपल के रूम में जाती है। वहाँ देखती है बेटी के कपड़ों पे खून के निशान। उन निशानों को देखकर अनामिका बहुत डर जाती है। क्या हो गया बेटा, तुम्हारे नाक से खून कैसे निकलने लगे? मुझे नहीं पता मम्मी, जब मैं रोजी के साथ स्किपिंग खेल रही थी तो खून आने लगा। उन्होंने आपको फोन किया तो आप यहाँ आए। देखिए अनामिका जी, अच्छा होगा अगर आप इसे एक बार अस्पताल ले जाए। ठीक है मैडम। इस तरह कहकर अनामिका भव्या को अपने साथ लेकर ऑटो में बैठकर चली जाती है। रात के 7 बज रहे थे। उधर रमेश और ज्योति एक रेस्टोरेंट के टेबल पर बैठे हुए थे। मुझे पता है ज्योति, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। जब तुमने कहा था कि कुछ कहना चाहते हो तभी मैं समझ गया था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी योग्यता के अनुसार बहुत अच्छी पत्नी मिली है। हमारे प्यार और स्नेह के परिणाम हमें भव्या नाम की एक बेटी भी हुई है। तो क्या अब इस तरह से चाहने की इच्छा रखना कोई गलत बात है? जब वो इस तरह कह रहा था, उधर भव्या की ऐसी परिस्थिति देखकर जो बिस्तर पे लेटी हुई थी, अनामिका घबराते हुए रमेश को फोन करती है। रेस्टोरेंट में बैठा रमेश अनामिका का फोन देखकर कहने लगा, देखो ज्योति, अनामिका मुझे फोन कर रही है, मुझे जाना होगा। कहते हुए वो फोन काट देता है। अनामिका फिर से फोन करती है। वो फिर से फोन काट देता है। फोन क्यों काट रहे रमेश? तुम बोलो, तुम मेरे साथ हो। फिर तो मानो कि एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी अनामिका। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ राम, हम शादी कर लेंगे। कैसी बातें कर रही हो ज्योति तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसा कह ही रहा था तभी फिर से रमेश का फोन बज उठता है। अनामिका इतनी बार फोन करी, इसका मतलब घर पे जरूर कुछ समस्या हो गई है। ज्योति, मुझे घर जाना होगा। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। आधे घंटे बाद रमेश और अनामिका डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे, वो भी बड़े आश्चर्य भाव से। बच्ची को दिल की बीमारी है, आपने ध्यान दिया या नहीं? पर बच्ची को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। 1 हफ्ते के अंदर बच्ची का ऑपरेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए आप लोगों को 6 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। आप लोग पैसों का बंदोबस्त कीजिए। आपने क्या कहा? हमें कुछ भी समझ में नहीं आया डॉक्टर साहब। यही कि आपकी बेटी भव्या का तुरंत ऑपरेशन करना है, नहीं तो उसे जिंदा नहीं रख सकते। आगे आपकी मर्जी। उनकी बातें सुन के रमेश और अनामिका परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। फिर अनामिका जो लेटी हुई थी उसके पास जाते हैं। भव्या के बारे में सारी सच बातें अनामिका सासुमा शारदा को बताती है। शारदा जो भव्या के पास बैठी हुई थी वो रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद, मैं पोती भव्या के पास ही हूँ, तुम और बेटे जाओ, जाके पैसों का इंतजाम करो, जाओ। शारदा के कहने पे अनामिका और रमेश अस्पताल से चले जाते हैं। ज्योति रमेश का पीछा करते करते अस्पताल पहुंच जाती है। वहां वो डॉक्टर साहब से बात करती है और फिर मनी मन सोचती है, अब रमेश को पैसों की जरूरत होगी और मेरे पास बहुत पैसे हैं, उन पैसों से मैं रमेश को खरीद लूंगी।
इस तरह सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है। रमेश और अनामिका घर लौट आते हैं। भव्या के बारे में पूरी बात प्रसाद को रमेश और अनामिका बताते हैं। प्रसाद सुनकर रोने लगते हैं। जब पैसों को लेकर ये सारी बातें चली रही थी, तभी ज्योति एक बक्से में पैसा भर के सीधा रमेश के घर पे आती है। अनामिका, अब मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। मैं रमेश से बहुत अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम अपने पति को भेज दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें सब दूंगी। ज्योति की ये सब बातें सुन के अनामिका आश्चर्य हो जाती है। रमेश गुस्से से कहने लगता है, ज्योति, फालतू की बातें मत करो। अभी के अभी तुम यहाँ से जाओ। मुझे पता है कि मेरी बेटी को मुझे कैसे बचाना है। अच्छे से सोच लो अनामिका, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है और ये भी पता है जिस घर में रह रही हो वो गिरवी पे रखी हुई है। जैसे कि राम ने कहा, अगर तुम अपने दोस्तों से या परिचितों से पूछोगी तो डोनेशन में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। अगर तुम राम को मेरे हाथों में बेच देती हो तो अपनी बेटी की जान बचा लोगी, नहीं तो बेटी की जान ले लोगी। अब तुम ही देख लो, ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। कहकर ज्योति वहाँ से चली जाती है। इसी तरह 1-2 दिन निकल जाता है। अनामिका और रमेश अपने जान पहचान के सर्कल में पैसों के लिए गुहार लगाते हैं, पर कहीं से खास पैसे नहीं आते। अब चूंकि और कोई चारा नहीं बचा, इसलिए अनामिका ज्योति का विजिटिंग कार्ड लेकर सीधा उसके घर चली जाती है। वहाँ ज्योति अपने घर पे झूले पे बैठकर झूलते झूलते कहती है, मुझे पता था अनामिका तुम जरूर आओगी। वो देखो, सोफे पे पैसों का सूटकेस रखा है, वो ले जाओ और अपनी बेटी की जान बचाओ। मैं अपने पति को तुम्हें बेच रही हूँ, क्या किसी कागज पे मुझे साइन करना पड़ेगा? नहीं अनामिका, मुझे तुम्हारी बातों पे पूरा भरोसा है, तुम जाओ। इस तरह कहने पे अनामिका पैसों से भरा हुआ उस सूटकेस को लेकर सीधा अस्पताल के लिए निकल जाती है। वहाँ वो पैसे जमा करके डॉक्टर से बात करती है। पैसे मिलते ही डॉक्टर भी भव्या का ऑपरेशन करने के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं। उधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर रमेश गुस्से से कहता है, अनामिका, तुमने जो काम किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्या कर दिया बहू ने जो तुम उस पे इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो? क्या बताओ माँ, बस 10 लाख रुपए के लिए ये मुझे ज्योति के पास ले जाकर बेच दी। ये सुनते ही शारदा और प्रसाद आश्चर्य हो जाते हैं। अनामिका रोने लगती है। फिर शारदा खुद को संभालते हुए, बहू, ये जो कह रहा है सच है क्या? तुमने पैसों के लिए इसे ज्योति के पास बेच दिया? बेटी के कारण तुमने पति को बेच दिया। और मैं क्या कर सकती हूँ? इस नन्ही सी बच्ची के लिए ही तो मैंने आपके बेटे से शादी की थी। इस बच्ची के लिए ही मुझे मातृत्व मिला। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं इस स्नेह को यहीं पे छोड़ दूं? अनामिका के इस सवाल पे शारदा और प्रसाद कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। वो चुप रहते हैं। माँ जी, मुझे मेरी बेटी भी चाहिए जिसे मैंने पैदा किया। भारतीय नारी होने के कारण मांग में सिंदूर भी चाहिए, इसीलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। वो कहीं नहीं जा रहे, बस इस छोटे से घर को छोड़ के एक बड़े से अमीर घर में वो रहने के लिए जा रहे हैं। जब देखने का मन होगा वो आके हमसे मिलके जाएंगे। जब वो कह रही थी तभी ज्योति वहाँ पे आती है। अनामिका रमेश का हाथ लेके ज्योति के हाथ में दे देती है। ज्योति रमेश को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। शारदा, प्रसाद, अनामिका रमेश के इस तरह से जाने पर बहुत आंसू बहाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर भव्या का ऑपरेशन होता है। भव्या स्वस्थ हो जाती है। इस बात से अनामिका, शारदा, प्रसाद तीनों बहुत खुश होते हैं। पिताजी कहाँ है माँ? मैं पिताजी को नहीं देख रही हूँ। पिताजी ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, टूर पे गए हैं। कुछ दिनों के अंदर ही वो लौट कर आएंगे। भव्या इस बात को सच मानकर अच्छी बच्ची की तरह स्कूल चली जाती है। फिर एक दिन रमेश के लिए ग्लास में दूध भर के ज्योति बेडरूम में ले आती है। वो गौर करती है कि रमेश नींद में अनामिका और भव्या का नाम ले रहा है। वो अपना हाथ रमेश के सर पे रख के देखती है। रमेश को तेज बुखार है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब इंजेक्शन देते हैं। देखो ज्योति, मेरे ट्रीटमेंट से बेहतर है कि तुम अनामिका और भव्या को यहाँ पे बुला के ले आओ। जल्दी ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो इसी तरह वो परेशान होता रहेगा और फिर बहुत जल्दी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। राम को जिंदा रहना होगा, राम जरूर जिंदा रहेंगे। इस तरह कहकर ज्योति रमेश को लेकर उसके घर पे जाती है। रमेश अनामिका और भव्या को देखकर बहुत खुश हो जाता है। 2-3 घंटों के अंदर ही वो फिर से साधारण हो जाता है।
ज्योति समझ जाती है जो रिश्ते शादी के बंधन में जुड़े हो उसमें कोई तीसरा दिल आके उस बंधन को कभी भी तोड़ नहीं सकता। रमेश का हाथ अनामिका के हाथों में सौंपकर फिर ज्योति वहां से चली जाती है। हरे हरे खेत में सासू माँ शारदा और बहू अनामिका काम कर रही होती है। माँ जी, पिताजी ने आपसे कुछ कहा क्या? किस विषय में बहू? वही माँ जी, मछली का व्यापार की बात। मछली का व्यापार? बेटे ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं माँ जी, वो फोन पे बात कर रहे थे, मैं वहीं पे खड़ी थी तो मैंने सुना था। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बात घुमा दिया और कहने लगे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या? वैसे भी ये बाप बेटा हमें बिना पूछे हुए कुछ कर नहीं सकते हैं। तुम ज्यादा इस बारे में दिमाग मत लगाओ। इस तरह दोनों में बात हो ही रही थी, तभी प्रसाद और रमेश प्राइवेट बैंक के ऑफिसर अरविंद को लोन लेने के लिए अपने खेत के तरफ ले आते हैं। अरविंद खेत के एक कोने में खड़े हो जाते हैं और वहां से पूरे खेत को देखने लगते हैं। रमेश, जैसा तुमने कहा था ये सब तुम्हारा है? हाँ सर, ये सब हमारा है। अगर आप चाहे तो मेरे पिताजी से पूछ लीजिए, वो तो यहीं पास में खड़े हैं। वो जब इस तरह की बातें कह ही रहा था तभी शारदा और बहू अनामिका वहां पर आती है। आश्चर्य होकर दोनों देखने लगती है। शारदा, तुम लोग क्यों आई हो? जाओ जाके काम करो। वो तो करूंगी जी, पर ये सर क्यों आए हैं यहाँ पे? अजी, ये सर कौन है और ये हमारे खेत को ऐसे क्यों देख रहे हैं? घर पे जाने के बाद मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा अनामिका। अभी तुम लोग जाके अपना काम करो। अभी बताने में क्या दिक्कत हो रही है? अभी सही मुहूर्त नहीं है क्या? अरे शारदा, अभी कह रहा हो ना कि अभी नहीं। जाओ जाके काम करो। रमेश, ये कौन है? मेरी पत्नी सर, नाम अनामिका। ठीक है, उन्हें कहो कि जाके खेत का काम करे। हमें और भी बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है सर। अनामिका, माँ, तुम लोग जाके खेत का काम करो। मैं और पिताजी सर से बात करके आते हैं। इस तरह कहने पे वो नहीं चाह रही थी कि रमेश और प्रसाद की सर के सामने बेइज्जती हो, इसीलिए बिना कुछ कहे चुपचाप वो अपने खेत के काम के लिए चली जाती हैं। प्रसाद जी, आपने कहा था ये खेत आपका है और आपको मछली के व्यापार के लिए लोन चाहिए। ये सब तो ठीक है, पर ये खेत आपका ही है, इसके लिए कोई कागजात है? मजाक कर रहे हैं क्या सर? बिना कागजात के हम कैसे कह सकते हैं कि ये खेत हमारा है? ऐसी बात करें, हम इतने पागल तो नहीं है। अगर आपको कागजात चाहिए तो हम घर जाके ला सकते हैं, फिर आपके सामने सब साफ साफ रहेगा। हाँ सर, पिताजी ने जैसा कहा सारे कागजात घर में हैं। आप हमारे साथ चल के सब देख सकते हैं। ठीक है, फिर चलो चलते हैं। कहकर मिट्टी के रास्ते पे रखी हुई कार के पास वो आते हैं। अरविंद के साथ साथ रमेश और प्रसाद भी गाड़ी के पास आते हैं। वो तीनों गाड़ी में बैठते हैं और फिर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उधर खेत में काम कर रही सास बहू के बीच बातचीत होती है। माँ जी, मेरे पति और ससुर जी पे मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। दोनों मिलके जरूर कुछ कर रहे हैं और हमें बता नहीं रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है बहू। रात में उनके पास जाके मैं पूछूंगी। चलो अभी बहुत काम हुआ, घर चलते हैं। इस तरह सास बहू चर्चा करती है और घर के लिए निकल जाती है। उस रात दोनों बच्चे हरीश और भव्या जब सो गए थे, तब रमेश और प्रसाद जो खटिया में बाहर बैठे हुए थे, उनके पास अनामिका और शारदा आती है। उन्हें देखकर प्रसाद और रमेश पहले से ही सब समझ जाते हैं। माँ, अनामिका, हम जमीन को गिरवी रखकर बैंक से लोन ले रहे हैं और हम मछली का तालाब लगा रहे हैं। ये सुनते ही शारदा और अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। कोई मछली वछली का व्यापार नहीं होगा, हम इसे नहीं मानेंगे। तुम्हारे कहने से फर्क नहीं पड़ता, हमने तय कर लिया है, कल पैसे भी मिल जाएंगे। हम खेत को गहराई से खोदेंगे, हम मछली का तालाब बनाएंगे और मछली पैदा करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। उनकी बातें सुनकर शारदा और अनामिका ना ना कहकर उनसे लड़ने लगती है। इससे दोनों पुरुषों को बड़ा गुस्सा आता है। प्रसाद शारदा को और रमेश अनामिका को जाकर जोर से थप्पड़ लगा देता है। सास बहू दोनों ही रोते रोते घर के अंदर चली जाती हैं। अगले दिन वो जेसीबी को बुलवाते हैं और खेत को कटवा के बड़े से तालाब बनाने का बंदोबस्त कर लेते हैं ताकि वो मछली का खेती कर सके। इसी तरह दिन निकल रहे थे। प्रसाद और रमेश
तालाब के किनारे में खड़े होकर मछलियों को कूदते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे। पिताजी, हम शहर जाके जो मछली का व्यापार करते हैं उससे बात करें क्या? हाँ, वही मैं भी सोच रहा था। बताओ कब चलना है? जल्द से जल्द चलते हैं पिताजी, कल ही चलते हैं। खुशी खुशी वो तालाब के चारों तरफ घूमते हैं, मछलियों को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता था कि मछली के तालाब से थोड़ी ही दूर में एक पेड़ के नीचे वीरू नाम का एक आदमी उन्हें देख रहा है। उस दिन अंधेरा होने के बाद बाप बेटा वहाँ से चले जाते हैं। ये देखते ही वीरू तुरंत अपना सेलफोन निकाल के फोन करता है। सर, वो चले गए हैं। उड़ती मछली को तालाब में देखकर लग रहा है वो हमारे साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं। उसकी बातें सुन के सुदर्शन जो छत पे था वो गुस्से से फोन पे चिल्लाते हुए कहता है, इस आसपास के पूरे इलाके में सुदर्शन के मछली के व्यापार के अलावा किसी और का नाम नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो उन्हें रोना पड़ेगा। समझ गया बाबू। ऐसा कहकर वीरू जहर तालाब के पास ले जाकर तालाब में जहर मिला देता है। फिर जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है ताकि उसे कोई देख ना ले। अगले दिन मिट्टी के रास्ते से होकर तेजी से बुलेट चलाते हुए रमेश तालाब के तरफ आता है। पीछे अनामिका बैठी हुई थी जो काफी डरी हुई थी। अजी, ये मिट्टी का रास्ता है, कोई सीमेंट का रोड नहीं। आप इतनी तेजी से क्यों चला रहे हैं? अब तक हम बाइक पे थे ना, अगर स्लिप करके नीचे गिरे तो सीधा बाइक के नीचे। आज मैं बहुत खुश हुआ अनामिका। क्यों नहीं होगे? तुम हो लालची इंसान। सोने जैसे फसल देने वाले खेत को खोद के तुमने मछली का तालाब बना दिया। तो वो मछली कब बड़े होंगे, कब उन्हें बेचोगे और कब मुझे अच्छी कमाई देखने को मिलेगी? ओफो अनामिका, जब देखो तो तुम कैसी कैसी बातें करती हो। कितनी बार कहा था कि हमारी बात सुनो। हमने कितनी विनती की पर इस व्यापार के लिए तुमने हमारी एक बात ना सुनी। तुम सास बहू को जमीन को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं अनामिका। मछली बेच के जो पैसे आएंगे उससे दो बड़ी जमीनें मैं खरीद लूंगा। कहकर वो मछली के तालाब के ओर जाने लगता है। वहाँ मरे हुए मछलियों को देखकर शारदा और प्रसाद रोए जा रहे थे। रमेश और अनामिका भी मरे हुए मछलियों को देखकर बहुत दुखी हो गए। काफी दूर से वीरू उन लोगों को रोते हुए देखता है और फिर मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। 2 दिन निकल जाते हैं। अब अरविंद आता है। चूंकि लोन के पैसे नहीं चुका थे इसीलिए वो रमेश की बुलेट लेके चले जाते हैं। ये देखने के बाद प्रसाद सयाग्रस्त हो गए। रमेश अपना चेहरा गांव वालों को दिखा नहीं पा रहा था, इसीलिए चुपचाप वो घर चला जाता है और इस तरह घर पे रहना भी बहुत कठिन हो गया था। फिर एक दिन, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, बताओ बहू। जो नुकसान हो गया उस बारे में सोच के हम और कितने दिन बैठे रहें, बताइए। पर हम और क्या कर सकते हैं, बोलो। बहुत दिन पहले हम शहर में एक रेस्टोरेंट में गए थे, याद है आपको माँ जी? याद है बहू, पर हमें रेस्टोरेंट की क्या जरूरत है अभी। हम जब वहाँ पे बैठ के बिरयानी खा रहे थे, आपको वो बातें याद है माँ जी? हाँ याद है बहू, सारे रेस्टोरेंट्स एक ही तरह के हैं। इनके वैरायटी में कुछ परिवर्तन नहीं है। अगर कुछ नया और अलग तरह का होता तो अच्छा होता। माँ जी, वही सारी बातें याद करके मेरे दिमाग में एक परिकल्पना आई है। अगर हम स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट बनाए तो कैसा रहेगा? देखो बहू, ये स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट क्या होता है ये मुझे नहीं पता, पर तुम और तुम्हारी बातों पे मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हारी जो मर्जी वो तुम कर सकती हो। मुझे पता है तुम जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। इस तरह कहने पे अनामिका मछली के तालाब के पास आती है। पूरे तालाब के पानी को साफ करवाती है और उसमें ताज़ा पानी डलवाती है। वहाँ शारदा स्विमिंग पूल के नाम से एक बोर्ड लगवाती है। छोटा सा एक कुटिया बनवाती है। वहाँ एक फ्रिज में तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक्स रख देती है और बोर्ड में लिख देती है यहाँ तरह तरह के चिकन मटन मिलता है। इसी के साथ साथ वो मेन रोड में जाके वहाँ पे भी एक बोर्ड लगवाती है। ये देखकर लोग बड़े ही आश्चर्य होते हैं। अरे वाह रे वाह, स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट और ऊपर से इतने तरह तरह के पकवान। उन्हें देखकर अनामिका को भी बहुत खुशी मिलती है। स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट में आने वाले सभी को बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आप स्विमिंग का आनंद ले सकते हैं। उसी के साथ पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स भी है। उसी के साथ खाने के लिए चिकन, मटन और लेग पीस भी है। और भी बहुत कुछ है। जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा बहुत ही कम कीमत पर। इस तरह अनामिका कहती है। शारदा उस कुटिया के अंदर बैठकर स्टोव में चिकन लेग पीस बनाती है। इस तरह दिन निकल रहा था।
बहू अनामिका के साहस और हिम्मत की वजह से स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चलने लगा और इस वजह से वो बहुत मुनाफा भी कमाते हैं। बैंक का सारा किश्त चुकाकर वो फिर से अपने पुराने जमीन को वापस ले आती हैं। तभी भी रमेश और प्रसाद मछली का व्यापार डूब जाने के गम में खोए हुए थे, लेकिन बहू के स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट के आने से उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है और वो अच्छे से जीवन बिताने लगते हैं। चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कष्ट के वक्त हिम्मत रख के, धैर्य रख के बहू अनामिका ने जो फैसला लिया, उस वजह से उनकी जिंदगी फिर से एक बार बेहतरीन हो उठी। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।